उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बात कर रही थी उनसे, ज़रा कंपैरिजन में कल सवाल हो गया था एक विराट कोहली से, और फिर स्ट्राइक रेट की भी बात करी। फिर उन्होंने कहा भाई आप फिनिश नहीं कर पाते, विराट कोहली जो है वो फिनिश करके आते हैं। थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा बताएं हमें। आई थिंक पहले तो ये मुवाजना जो विराट कोहली के साथ किया जाता है ये तो टोटली गलत है, जो कि मुझे लगता है। लेकिन फैंस कुछ ऐसे हैं जो कि बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, और उसी से मुतल्लिक एक जुड़ा हुआ सवाल एक सहाफ़ी ने किया था कराची में, और उन्होंने कहा कि आप इनिंग्स उस तरह से मुकम्मल नहीं करते जिस तरह से विराट कोहली करते हैं। आप स्टार्ट ज़रूर लेते हैं लेकिन आप मैच को एंड तक नहीं लेके जाते। तो उस पर पहले उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपने ये सवाल क्यों किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आइए बात करते हैं मैच की सूरत हाल के ऊपर कि पिच कैसी थी, कंडीशंस कैसी थी, रन रेट कैसा होना चाहिए, और गैप्स में शॉट खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। तो इस तरह कहकर उन्होंने चुप करवा दिया। फिर उसके बाद एक और सवाल हुआ उनसे कि आपका जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, और फिर उसके अलावा एक और ये बात हुई कि आप मैच को फिनिश नहीं करते। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं मैच फिनिश नहीं करता, मैंने कई मैचेस फिनिश भी किए हैं। तो मतलब इस तरह से सवाल जवाब हुए थे बाबर आजम से। और उसकी बड़ी वजह यह है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और अब PSL के ऊपर ज़्यादातर नज़रें हैं सारे फैंस की और इवन जर्नलिस्ट की भी कि बाबर आजम किस तरह से खेल रहे हैं। वो कि जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस उनकी अप टू द मार्क रही है, और स्ट्राइक रेट के ऊपर कहीं ना कहीं पे वरी साइन है अभी भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस बैक हो जाए। 37 बॉल्स यासिर भाई कल बाबर ने फेस की, 43 रन बनाए, एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने बिल्ड की है, लेकिन फिर भी उन पर तनकीद होती है स्ट्राइक रेट को लेकर। 116 के स्ट्राइक रेट से वो कल खेले हैं। आपको लगता है कि ये जो कंपैरिजन है, जिस तरह उस्मान ने भी बात की है, क्या ये जस्टिफाइड है विराट के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जितनी मुश्किल विकेट्स होंगी ना उतना बाबर आपको कंफर्टेबल नज़र आएगा। क्योंकि उसकी टेक्निक बेहतर है बाकियों से, ठीक है, ये बॉडी के करीब खेलते हैं। अब कल भी आप देख लें 37 बॉलों पे 43 की जी, 43 की। तो आई थिंक रन बॉल से ऊपर था, लेकिन उन्होंने जो अपना टारगेट था वो चेस किया है। सेकेंडली जो कंपैरिजन की बात है कि कंपैरिजन वैसे भी नहीं करना चाहिए, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है। अब यहाँ पे हम 3 बंदे बैठे हैं, आप अपनी क्वालिटी है, अवैस की अपनी क्वालिटी है, मेरी अपनी क्वालिटी, ठीक है। अब हम अगर कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर वैसे जेन्युइनली अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप रिकॉर्ड्स चेक कर लें, आप कोहली को देखेंगे, कोहली की क्या परफॉर्मेंस है ना, कंपैरिजन बनता है। आप वैसे कॉमन सेंस की बात है, कंपैरिजन बनता है? आई डोंट थिंक सो। कोई ठीक है, अगर आप उसके रन चेक करें तो वो उसकी परफॉर्मेंसेस कहाँ हैं, और फिर एक्सपीरियंस भी, उनके मैचेस, उसके मैचेस, फिर थोड़ा सा ना ये किया है कि अगर आप देखें हर किसी के अपने वर्क एथिक्स होते हैं। अब मैं कहता हूँ यार, यूनुस भाई जैसे कोई दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जो यूनुस भाई ने चीज़ें की हैं, जो उनके वर्क एथिक्स थे बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही सिंपल थे। अब सपोज लो यार कि यार हम जिंदगी गुजारते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कंफर्ट लेवल बढ़े ज़िंदगी में। जाहिर है हर बंदा कंफर्ट लेवल के लिए जी रहा है कि यार हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, लेकिन यूनुस भाई ऐसे बंदे थे कि वो वापस जब डोमेस्टिक में आते थे तो वो उस कंफर्ट को निकाल लेते थे, ज़ीरो कंफर्ट में काम करते थे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं आजकल के ज़माने में? बहुत मुश्किल है। फिर आप देखें विराट कोहली का वर्क एथिक चेक करें, उसका रूटीन चेक करें। आप किसी भी एशिया में कोई भी प्लेयर हो, बाबर आजम इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही वैसे थोड़ा सा ना जस्टिफाइड नहीं है, ऑफेंडिंग क्वेश्चन होता है कि आप किसी को तो वो ऑफेंड हो गए तो वो अपनी जगह सही है, कोई किसी से भी इस तरह का सवाल होता तो वो ऑफेंड हो जाते। और वैसे जरा जल्दी से मुझे बताएं, कराची पेशावर का आज मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी प्रेडिक्शन क्या है? और देखिए, हसन अली आज खेल नहीं रहे क्योंकि शायद वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली वो कॉस जरूर करेगा कराची को। लेकिन पेशावर का जो कराची के साथ पिछले भी जितने रिकॉर्ड्स बने, पेशावर 15 दफ़ा जीता, कराची 8 दफ़ा जीता है। कराची इन कराची डेफिनेटली उन पे प्रेशर होगा, क्योंकि वो एक बात होती है कि शेर कब धाड़ेगा, जो इन पे हमेशा टैग लगा हुआ है। आप वार्डन को ज्वाइन करें, वो एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन एक अच्छी इन्होंने आज इंक्लूजन की हमजा को ऐड करके। ही इज अ गुड पेस फास्ट बॉलर, टफ जरूर है, लेकिन फॉर मी मैं कहता हूँ कराची 51 एंड पेशावर ज़ल्मी 49। यासिर भाई, योर प्रेडिक्शन? कराची एंड पेशावर ज़ल्मी, आई वुड से कि 55 टू कराची, 45 टू पेशावर ज़ल्मी। 45 टू पेशावर ज़ल्मी। ओवैस, सॉरी उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन?
आज मुझे भी यही लग रहा है, मैं यासिर भाई के को एग्री करूंगा। 55-45 मुझे लगता है कि आज पेशावर कराची किंग्स का ज़्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो मोमेंटम तो वैसे जीता, वो मोमेंटम तो पेशावर का भी कल का मैच उन्होंने जीता है, लेकिन कराची चूंकि अपने होम ग्राउंड में खेली है तो कहीं ना कहीं एज भी होगा, और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद की जो हिकमत अमली थी वो ज़्यादा बेहतर थी, या टॉस जो है वो इस्लामाबाद के लिए फेवर में था तो इसलिए इस्लामाबाद ये मैच ले गया? सॉरी उस्मान भाई, मुबारक को सीट लग रहा है हैदराबाद किंग्स में, इनके सीईओ वाली सीट आपके पास है इस वक्त। बस देख ले, कुर्सी का ही जादू होता है बस हर जगह पर। लेकिन चला नहीं। अच्छा, मैच की तरफ आते हैं, मैं बात चला दें, बस बोलने नहीं देना हमें। अच्छा, मुझे लगता है कि एक तो पिच रीडिंग जो है ना वो बड़ी गलत हुई है लाहौर कलंदर से। अगर आप उनकी साइड उठाकर देखें तो 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स के साथ लाहौर कलंदर्स मैदान में उतरी है। गो के मार्जिन होता है दो प्लेइंग शीट्स का कि आप 2 प्लेइंग 11 रख सकते हो, टॉस के बाद आप चेंज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फास्ट बॉलर्स के साथ लाहौर कलंदर की टीम मैदान में उतरी है, जो कहीं ना कहीं पे उनको हर्ट ज़रूर किया, क्योंकि जिस तरह से बॉल ग्रिप हो रहा था, अगर आप इमाद वसीम के पहले 4 ओवर्स देख लें, फिर जब क्रिस ग्रीन आए उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, शादाब खान ने जिस तरह से बॉलिंग की है, तो कहीं ना कहीं पे दबाव में लग रही थी लाहौर कलंदर्स की टीम, और शेल से निकल ही नहीं सकी, जिसकी वजह से उनका टॉलर जो टोटल था महज सिर्फ 100 के करीब ही जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि एक तो कप्तान और जो मैनेजमेंट थी उनको चाहिए था कि एक तो स्पिनर्स के साथ जाते और थोड़ा सा एहतियात के साथ खेलते, लंबा लेकर चलते इनिंग्स को। अगर आप हसीबुल्ला की बात कर लें, मोहम्मद नईम की बात कर लें, सिकंदर रज़ा की, अब्दुल्ला शफीक की, ये सारे मेन प्लेयर्स थे, और इन्होंने ही बस ये ऐसे किया कि बस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए लंबी शॉट्स लगाने की कोशिश की और आउट हो गए, और फिर बाद में जो लोअर मिडल ऑर्डर था वो उस तरह से सस्टेन ही नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको तवज्जो देनी होगी, और इसके साथ साथ फ़खर जमान और जो एमन परवेज़ थे उनकी आज बड़ी कमी महसूस हुई है लाहौर कलंदर्स को। तो एक्सपीरियंस जो है वो लैक कर रहा था कहीं ना कहीं लाहौर की टीम में, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इसीलिए ज़्यादा फेस करनी पड़ी। तो यासिर भाई, इसका मतलब है इस पिच पर अगले जो मैचेस हैं या आज वाला जो मैच होगा वो भी इससे मिलता जुलता ही मैच हम एक्सपेक्ट करें, या नहीं कुछ पिच जो है वो बेहतर हो जाएगी? और एब्सोल्युटली देखिए विद इन आवर्स क्या चेंज आएगी। अगर सेम पिच है तो डेफिनेटली उस पर बॉल होल्ड होगा, उस पर बॉल थोड़ा सा चलेगा, इसे कहते हैं ना चलता है बॉल, ये बॉल ज़रूर चलेगा, लेकिन आई मीन इट्स नॉट, इतने भी डायमंड्स नहीं है पिच में कि आप कहेंगे यार कोई शॉट ही नहीं लगती। सारी शॉट्स लगती हैं। अगर आप बॉडी के करीब खेलोगे आपकी शॉट्स लगेंगी, बॉल की लाइन में आगे खेलेंगे आपकी शॉट्स लगेंगी। जिस तरह ये स्लैश बैटिंग विकेट पे चलता है ना, यहाँ से मार दिया, वहाँ से मार दिया, ये नो लुक मार दिया। ने जैसी बैटिंग की है बाद में, एब्सोल्युटली उन्होंने कैसी बैटिंग की है, शुरू में उन्होंने टाइम भी लिया है और बॉडी के करीब खेले हैं, और बाद में उन्होंने चार्ज भी किया और 35 बॉलों पे 50 किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन पिचेस पे आप क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन चेक कर सकते हैं कि इस प्लेयर की क्या क्वालिटी है। ठीक है, इसके पास शॉट्स हैं। आप किसी भी प्लेयर की अगर आपने क्वालिटी चेक करनी है, आप उसको इस पिच पे खिलाओ, उसे कहो हाई स्ट्राइक से खेले, हाई स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाओ, एटलीस्ट 120 130 के आप स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाओ। तो वहाँ पे अगर वो मैनेज करता है और टाइम एंड टाइम अगेन करता है, इट मीन्स कि ही इज़ अ हाई क्वालिटी प्लेयर, उसको आप प्रमोट करें और उस पर आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, जिस तरह फाइक ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 19 पर उन्होंने 34 रन बनाए। बिल्कुल, फाइक ने अच्छा साथ दिया। फाइक के पास भी ही लुक्स के, उसके पास रेंज ऑफ शॉट है, उसकी रीच अच्छी है, लेकिन नॉट ओनली वन टाइम, टाइम एंड टाइम अगेन। 5-7 दफ़ा एक प्लेयर अगर इस तरह करता है ना, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का ज़रूर, अगर 40 मैचेस है 10 मैचेस इस तरह की पिच पे होने चाहिए। अगर एक टीम 10 मैचेस खेलती है तो उसको कम से कम 1/3 मैचेस इस तरह की पिच पे खेलने सीखने के लिए भी, सीखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जब एक बच्चे की क्वालिटी का पता चले कि यार वो कितनी क्वालिटी का प्लेयर है। अब देखें समीर मिन्हास, ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट, पिछले मैच में इसने रियली इम्प्रेस्ड अस, लेकिन आज उसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। मतलब एक शॉट उसने बहुत अच्छा मारा, अगला बॉल उसको तरीके से, तो ये चीज़ें कि ये अगर नेक्स्ट मैच खेलेगा तो वो उसको उस तरह स्लैश नहीं करेगा, वो उसको जाने देगा। तो ये इसी तरह सीखता है बंदा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमें इस तरह की स्ट्रिप्स रखनी चाहिए, एटलीस्ट 30%, ताकि वो बच्चे जब देखें, जब आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो एक सीधी पिच भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग चेंज होती है। तो वहाँ पे आप जो है, जिस तरह बुमराह है, बुमराह को आप
बैटिंग पिच भी दे देंगे तो वो आपको दोनों स्विंग करके देगा। सही है। हमें फिर उस वक्त लग रहा होता है कि यार हमारे बैट्समैनों को क्या हुआ है, ये इनसे खेला नहीं जा रहा। तो जब हमारी प्रैक्टिस होगी, हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ फीड हो जाएगी कि यार नहीं हम ये भी कर सकते हैं, हर कंडीशन में खेलना आना तो चाहिए। फिर वो उस वक्त जो है ना, उस सिचुएशन में आप देखना कि ये इस तरह निकलेंगे। बिल्कुल सही है, हर कंडीशन में फिर आप उसी तरह परफॉर्म भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल भी ज़ाहिर है आपने हर तरह के बॉलर को फेस करना है, हर तरह की कंडीशन में आपने जाकर खेलना है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ये सारे मैचेस जो चल रहे हैं इसमें पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। ज़रा जायज़ा लेते हैं। पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पोजीशन है इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की। उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं और 1 मैच हारा है और 8 पॉइंट्स हैं मुल्तान सुल्तान्स के। कराची किंग्स 3 मैचेस खेले और तीनों ही जीते, 6 पॉइंट्स कराची किंग्स के हैं। फिर पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 5 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के भी हैं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का भी एक मैच इस्लामाबाद के साथ बारिश की नज़र हुआ था। फिर 5वां नंबर लाहौर कलंदर्स का है जिनके 4 पॉइंट्स है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6ठे नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। हैदराबाद और पिंडी का कोई पॉइंट नहीं है, यानी 4-4 मैचेस अपने खेल चुके हैं और कोई भी मैच अभी तक जीतने में कामयाब नहीं हो सके हैं।